सोचो, अगर एक पूरा आइलैंड अचानक दुनिया की सबसे बड़ी डिजास्टर का कारण बन जाए और लाखों लोगों की मौत सिर्फ कुछ घंटों दूर हो। कहानी शुरू होती है स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड से, जहां एक लड़की अपनी वेकेशन एंजॉय कर रही होती है। फोटो लेते समय उसे पता चलता है कि उसकी एक ईयरिंग गायब हो गई है। पहले उसे लगता है कि शायद वो समुद्र में गिर गई होगी। तभी उसकी दोस्त बिना सोचे समझे तुरंत पानी में कूद जाती है, लेकिन अगले ही पल समुद्र के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। पानी उबलने लगता है, ग्लास बोट अचानक टूट जाती है और कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक फैमिली उसी आइलैंड पर वेकेशन के लिए पहुंचती है। इस फैमिली में है निक, उसकी वाइफ हिमी, उनकी बेटी सारा और उनका छोटा बेटा। ये ट्रिप सिर्फ वेकेशन नहीं थी, बल्कि उनकी टूटती हुई शादी बचाने की आखिरी कोशिश थी। उन्हें नहीं पता था कि ये वेकेशन उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली है। उधर जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट में काम करने वाली मेरी अपने कुलीग के साथ माउंटेन एरिया में रिसर्च कर रही होती है। वो एक केव के अंदर जाती है, जहाँ उसे दीवारों पर अजीब सीमेंट जैसी लेयर दिखाई देती है। उसका कुलीग नोटिस करता है कि वहाँ बहुत सारे डेड बैट्स पड़े हैं। जब वो एयर चेक करते हैं तो पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डेंजरसली हाई है। और तभी केव की सीलिंग पर एक बहुत बड़ी क्रैक दिखाई देती है। दोनों तुरंत डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं और सारी फाइंडिंग्स बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि केव में कार्बन डाइऑक्साइड और डेंजरस गैसेस मौजूद हैं। रेनफॉल भी पड़ रही है और माउंटेन स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रहा है। मेरी वार्निंग देती है कि अगर ये जारी रहा तो अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड हो सकती है, लेकिन डायरेक्टर उनकी बात सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पहले भी वो एक गलत वार्निंग देकर ऑलमोस्ट अपनी नौकरी खो चुका था। लेकिन डायरेक्टर खुद भी अंदर से डर चुका था, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही थी। कुछ दिन पहले समुद्र में मिली एक स्पीड बोट के सभी लोग मर चुके थे और रिपोर्ट्स में पता चला कि उनकी मौत एक्सट्रीमली हॉट गैसेस की वजह से हुई थी। यानी आइलैंड पर कुछ बहुत गलत हो रहा था। उधर रिजॉर्ट में सैरा अकेली बैठी होती है। एक लड़की उसे वॉलीबॉल खेलने बुलाती है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि उसे अपने ऑटिस्टिक छोटे भाई का ध्यान रखना होता है। उसके पिता उसे एनकरेज करते हैं और खेलने भेज देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद निक नोटिस करता है कि उसका बेटा गायब है। वो घबराकर हर जगह उसे ढूंढता है और आखिर में समुद्र किनारे एक पत्थर पर खड़ा हुआ मिलता है, जहां वो चुपचाप हजारों टर्टल्स को समुद्र में इकट्ठा होते देख रहा था, जैसे जानवर पहले ही समझ चुके हों कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उधर मेरी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वाटर सैंपल्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि समुद्र का पानी तेजी से माउंटेन के अंदर घुस चुका है। इसका मतलब क्रैक्स सिर्फ सरफेस पर नहीं थी, बल्कि पूरा माउंटेन अंदर से कमजोर हो रहा था। मेरी और उसका कलीग तुरंत माउंटेन पर वापस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि क्रैक का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे सिंक कर रहा है। वो मेजरमेंट्स लेते हैं और उनकी सबसे बड़ी डरावनी बात सच निकलती है। माउंटेन सच में मूव कर रहा था। उधर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट करने लगता है। गैस लेवल्स तेजी से बढ़ रहे थे, छोटे ट्रेमर्स लगातार महसूस हो रहे थे। डायरेक्टर तुरंत नेशनल गार्ड को अलर्ट करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया जा सके। तभी मेरी माउंटेन से कॉल करती है। डायरेक्टर पैनिक में उन्हें तुरंत नीचे आने को कहता है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। लेकिन तभी क्रैक से अचानक सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। मेरी और उसका कलीग जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें कैंपर्स मिलते हैं। मेरी चिल्लाकर सबको भागने को कहती है। कुछ देर बाद मेरी हॉस्पिटल में उठती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका कलीग पॉइजनस गैस एक्सपोजर की वजह से कोमा में चला गया है। अब डायरेक्टर पूरी तरह समझ चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पॉइजन गैस के बाद ऐश आएगी, ऐश के बाद लावा, और अगर माउंटेन का हिस्सा समुद्र में गिर गया तो ऐसी सुनामी आएगी जो लाखों लोगों की जान ले सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अभी भी वार्निंग जारी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले भी फॉल्स अलार्म की वजह से पैनिक हो चुका था। उधर फैमिली साइड पर भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। हिमी और निक अपने बेटे को लेकर फिर लड़ पड़ते हैं। सारा की नई दोस्त उससे नाराज हो जाती है। घर में लगातार आर्गुमेंट्स देखकर सारा टूट जाती है और सीक्रेटली एयरपोर्ट चली जाती है, ताकि अकेले वापस जा सके। उसी समय जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और भी डेंजरस डेटा मिलता है। माइक्रो ट्रिमर्स लगातार बढ़ रहे थे और उनका सेंटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। इसका सिर्फ एक मतलब था, वोल्केनो अब कभी भी फट सकता था। डायरेक्टर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑर्डर देता है कि आइलैंड की सभी फ्लाइट्स रोक दी जाएं, क्योंकि वोल्केनिक ऐश प्लेन्स के इंजन्स डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन वार्निंग आने से पहले ही देर हो चुकी थी। अचानक माउंटेन की तरफ से एक छोटा लेकिन पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और उसी समय सारा की फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही होती है। पायलट को टेक ऑफ रोकने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन रनवे छोटा होने की वजह से प्लेन को उड़ना पड़ता है। उधर हिमी को फाइनली पता चलता है कि सारा एयरपोर्ट चली गई थी। वो पैनिक में निक को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागती है। तभी ऐश से भरे आसमान में एक जोरदार एक्सप्लोजन दिखाई देता है। हिमी डर जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी उस प्लेन में थी या नहीं। हॉस्पिटल पहुंचकर दोनों सर्वाइवर लिस्ट चेक करते हैं, लेकिन सारा का नाम मिसिंग लिस्ट में होता है। दोनों पेरेंट्स टूट जाते हैं। घंटों सर्च करने के बाद जब वो होटल लौटते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारा उनके कमरे में बैठी होती है। असल में लास्ट मोमेंट पर उसकी फ्रेंड ने उसे अपॉलॉजी मैसेज भेजा था और
उसी मैसेज की वजह से उसने प्लेन मिस कर दिया। यानी एक सिंपल मैसेज ने उसकी जान बचा ली। लेकिन अब आइलैंड की हालत तेजी से खराब हो रही थी। साइंटिस्ट इवैक्यूएशन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मेयर अभी भी पब्लिक वार्निंग देने से मना कर देता है। डायरेक्टर फाइनली डिसाइड करता है कि बाकी सभी एम्प्लॉइज आइलैंड छोड़ दें और वो खुद आखिरी इंसान बनकर ड्यूटी करेगा। उधर रात होते होते वोल्केनो फिर से स्मोक छोड़ना शुरू कर देता है, जैसे कोई सोया हुआ मॉन्स्टर जागने वाला हो। इसी बीच हीमी को उसके भाई का फोन आता है। वो सीक्रेटली बताता है कि गवर्नमेंट को खतरे के बारे में पहले से पता है, लेकिन पैनिक रोकने के लिए इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। उसने सीक्रेटली उनके लिए टेनेरिफ जाने वाली फेरी अरेंज कर दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी फेरी निकलने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। हीमी बिना समय बर्बाद किए तुरंत निक और बच्चों को लेकर निकलने लगती है, लेकिन सारा अपनी फ्रेंड शेरी को साथ ले जाना चाहती थी। वो बार बार उसे फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हीमी कहती है कि अब रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी समय सुनामी आ सकती है। मजबूरी में सारा फैमिली के साथ निकल जाती है। बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि रोड पर एक भी टैक्सी नहीं है। समय खत्म हो रहा था। तभी निक एक ट्रक रोकता है और पूरे फैमिली को उसमें बैठाकर फेरी टर्मिनल की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ट्रक वाले वर्कर्स उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। निक जल्दी से हीमी और बच्चों को फेरी में चढ़ने को कहता है, खुद पीछे रुक जाता है। वर्कर्स उसे घेर लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। आखिर में निक अपना वॉलेट देकर समहाउ वहाँ से निकलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हेल्पलेस होकर फेरी को दूर जाते देखता रह जाता है। अब उसकी फैमिली जा चुकी थी और वो आइलैंड पर अकेला फंस चुका था। उधर शेरी बीच पर होती है। उसे सारा के मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं। सारा उसे समहाउ टेनेरिफ पहुंचने को कहती है, लेकिन तभी आइलैंड पर वायलेंट ट्रिमर्स शुरू हो जाते हैं। डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठा तुरंत समझ जाता है अब डिजास्टर पीक पर पहुंच चुकी है। वो मेयर ऑफिस में कॉल करके फाइनली इमरजेंसी इवैक्यूएशन डिमांड करता है। उधर निक स्पीड बोट ढूंढने निकलता है, लेकिन इमरजेंसी शुरू होते ही बोट रेंटल वाले मना कर देते हैं। तभी होटल में मिला एक आदमी आता है और कहता है कि उसने सीक्रेटली एक सेलर को पैसे देकर बोट अरेंज कर ली है। दोनों जल्दी से शोर की तरफ भागते हैं। बोट तैयार थी। निक फाइनली राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी पीछे वोल्केनो एक्सप्लोड करना शुरू कर देता है और ठीक उसी समय एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर दौड़ती हुई आती है। वो रोते हुए हेल्प मांगती है, कहती है उसका बच्चा बहुत छोटा है, उसे बचा लो। निक कुछ सेकंड सोचता है, फिर साइलेंटली अपनी सीट उस औरत और बच्चे को दे देता है और खुद पीछे हट जाता है। निक अपनी आखिरी चांस भी किसी और को दे चुका था। अब उसके सामने सिर्फ इरप्ट होता वोल्केनो था और एक आइलैंड जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उधर हॉस्पिटल में मेरी का कलीग वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनकर उठ जाता है। बाहर आते ही उसे समझ आ जाता है कि अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं। वो प्रोटेक्टिव सूट पहनता है और डायरेक्टर के पास पहुंच जाता है। दोनों जानते थे कि शायद ये उनके जीवन के आखिरी पल हों। दूसरी तरफ निक दूर खड़े होकर लावा और एक्सप्लोजन्स देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिरकार वो हीमी को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो वापस ना आ सके तो बच्चों का ध्यान रखना। इसी दौरान मेरी का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है, समहाउ कीज हासिल करता है और मेरी को बाहर निकाल देता है। जल्दी में वो पास वाले सेल का एक और प्रिजनर भी छोड़ देता है। बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात निक से होती है। निक कहता है कि सारी बोट्स जा चुकी हैं। तभी मेरी का भाई बताता है कि उसके पास एक हिडन स्पीड बोट है जो उसने फिशिंग के लिए छुपा कर रखी थी। तीनों तुरंत बीच की तरफ भागते हैं। कुछ देर बाद उन्हें हिडन स्पीड बोट मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे स्टार्ट करने वाले होते हैं पीछे से एक आदमी गन लेकर आ जाता है। वो वही प्रिजनर था। अब वो पूरी बोट अपने लिए चाहता था। मेरी का भाई समझाने की कोशिश करता है कि बोट में और लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं होता। बहस बढ़ती है और अचानक धड़ाम वो आदमी गोली चला देता है। गोली सीधे मेरी के भाई को लगती है। मेरी शॉक में उसके पास भागती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका भाई मर जाता है। तभी पीछे से बाकी क्रिमिनल्स भी पहुंचने लगते हैं। निक तुरंत गन पकड़ता है। मेरी का हाथ पकड़कर उसे बोट में धकेलता है और दोनों जल्दी से स्पीड बोट स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। निक और मेरी पूरी स्पीड बोट की ताकत लगाकर आइलैंड से दूर भाग रहे थे। पीछे वोल्केनो लगातार एक्सप्लोड कर रहा था। आसमान ऐश से भर चुका था और पूरा लापामा अब किसी अपोकलिप्स जैसा दिख रहा था। बोट में बैठते ही निक को अपने ब्रदर इन लॉ का मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा था कि टेनेरिफ आइलैंड पर एक सेफ जोन बनाया गया है, अगर वो वहां पहुंच गए तो शायद बच सकते हैं। निक तुरंत मेरी से कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है और दोनों स्पीड बोट को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाने लगते हैं। उधर टेनेरिफ एयरपोर्ट पर हीमी, सारा और उनका छोटा बेटा आखिरी फ्लाइट्स में से एक पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट स्टाफ पासपोर्ट्स चेक करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि हीमी के पास एक्स्ट्रा पासपोर्ट है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड पीछे रह गया। स्टाफ उन्हें येलो बैंड्स देता है जो बोर्डिंग पास की तरह काम कर रहे थे, लेकिन सारा अभी भी पीछे मुड़ मुड़कर शेरी को ढूंढ रही थी। तभी उसे दूर शेरी दिखाई देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके पास बोर्डिंग बैंड नहीं था। सारा कुछ सेकंड सोचती है, फिर सीक्रेटली अपने पिता वाला बोर्डिंग बैंड निकालती है और
शेरी को दे देती है। इसके बाद वो खुद प्लेन में चढ़ जाती है। उधर हिमी और उसका बेटा सीट्स पर बैठ चुके थे, लेकिन सैरा अभी तक नहीं आई थी। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था। हिमी पैनिक हो जाती है। वो अपने बेटे को लेकर प्लेन से उतर जाती है। लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। इसी समय डायरेक्टर और मेरी का कलीग प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर वोल्केनो के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। दोनों जानते थे कि अब आइलैंड से निकलना इम्पॉसिबल है। कलीग मजाक में पुरानी वाइन बॉटल निकालता है, लेकिन वो ड्रिंक कर पाते उससे पहले 78 सालों से सोया हुआ वोल्केनो पूरी ताकत से फट पड़ता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ वोल्केनो फट पड़ता है। पूरा माउंटेन हिलने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में आइलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे समुद्र में गिर जाता है। जैसे ही करोड़ों टन पत्थर और मिट्टी समुद्र में गिरते हैं, वैसे ही सैकड़ों फीट ऊंची वेव्स बन जाती हैं और दुनिया की सबसे डेंजरस सुनामीज में से एक जन्म लेती है। उधर सारा और शेरी वापस प्लेन में पहुंच चुके थे। दोनों अपनी सीट्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हिमी प्लेन छोड़ चुकी थी। पायलट जल्दी जल्दी अनाउंस करता है कि सभी लोग सीट बेल्ट्स बांध ले, क्योंकि प्लेन तुरंत टेक ऑफ करेगा। दूसरी तरफ हिमी और उसका बेटा अभी भी सारा को ढूंढ रहे थे। तभी हिमी को अपने भाई का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि टेनेरिफ पर एक दूसरा सेफ जोन भी है, जहां सुनामी का इम्पैक्ट सबसे कम होगा। हिमी तुरंत उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। उसका छोटा बेटा, जो जियोग्राफी में काफी अच्छा था, कुछ सेकंड्स में मैप देखकर सेफ डायरेक्शन कंफर्म कर देता है। एयरपोर्ट स्टाफ के कुछ लोग भी उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से सुनामी दिखाई देने लगती है। उधर रनवे पर प्लेन टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमीन हिलने लगती है। रनवे टूटने लगता है। चारों तरफ एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। इसी समय निक और मैरी भी स्पीड बोट में सेफ जोन की तरफ भाग रहे थे। उनके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था फैमिली जिंदा भी है या नहीं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था, क्योंकि पीछे पूरी ओशन वॉल बनकर उनकी तरफ दौड़ रही थी। निक और मैरी आखिरकार स्पीड बोट से सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहले से हजारों लोग जमा थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। निक चारों तरफ अपनी फैमिली को ढूंढता है, लेकिन उसे हिमी, सारा या अपने बेटे का कहीं कोई पता नहीं चलता। लोग उसे बताते हैं कि आइलैंड के कई हिस्से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और शायद एयरपोर्ट भी बचा नहीं। ये सुनकर निक टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब वो अपनी फैमिली को कभी नहीं देख पाएगा। उधर हिमी और उसका बेटा सेफ जोन की तरफ भाग रहे थे। पीछे सुनामी तेजी से करीब आती जा रही थी। कुछ एयरपोर्ट वर्कर्स भी उनके साथ भाग रहे थे। तभी उनके सामने ग्राउंड क्रैक होने लगती है, बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं और समुद्र का पानी शहर के अंदर घुसना शुरू कर देता है। उधर प्लेन भी मुश्किल से उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रनवे लगातार टूट रहा था। कुछ ही सेकंड्स बाद एक वायलेंट शॉक पूरे प्लेन को हिला देता है। दूसरी तरफ सारा और शेरी प्लेन क्रैश के बाद होश में आती हैं। चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही थी। कुछ लोग जिंदा थे, कई लोग मर चुके थे। शेरी अनकॉन्शियस पड़ी थी। सारा घबराकर उसे बाहर निकालती है और तुरंत CPR देना शुरू करती है। कुछ सेकंड्स बाद शेरी सांस लेने लगती है। दोनों बाहर निकलती हैं और जो दुनिया उनके सामने थी वो पूरी तरह बदल चुकी थी। कई आइलैंड्स पानी में डूब चुके थे। कई देशों में सुनामी पहुंच चुकी थी और पूरी दुनिया इस डिजास्टर की खबर देख रही थी। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या ये फैमिली फिर कभी एक दूसरे से मिल पाएगी? लेकिन हर किसी का एंडिंग हैप्पी नहीं था। मैरी थोड़ी दूर अकेली खड़ी थी। उसने अपने भाई को खो दिया था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। उधर साइंटिस्ट्स डैमेज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को डिस्ट्रॉय कर दिया। कई छोटे आइलैंड्स पूरी तरह पानी में डूब गए। लाखों लोग होमलेस हो गए और करोड़ों लोग इस डिजास्टर से प्रभावित हुए। लेकिन एक्सपर्ट्स एक और शॉकिंग बात बताते हैं, अगर वार्निंग थोड़ी और लेट होती तो शायद कैजुअलिटीज कई गुना ज्यादा होती।